बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 22 जून 2022 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का 119वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लिथुआनिया जो कि एक नेटो मुल्क है, उसने रशिया का जो ओब्लास्ट रीजन है कलिनिनग्राड, उसके लिए ट्रांजिट रूट बंद कर दिया। उसकी वजह क्या थी, उसकी तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कमेंट्स बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, वीडियो ज़रूर देखिए। इस मामले पर रशिया का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। रशिया जो कि कह रहा था कि मैं सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस का सामना होगा लिथुआनिया ने, तो रशिया से सवाल किया गया कि किस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना होगा, तो रशिया ने डिटेल बताई है। अमेरिका ने भी लिथुआनिया के इस ट्रांजिट रूट को ब्लॉक करने के मामले पर अमेरिका बिल्कुल खामोश था, नेटो ममालिक बिल्कुल खामोश थे, तो अमेरिका का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है कलिनिनग्राड के मामले पर, उस ब्लॉकेट के मामले पर, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क सामने आ गया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान सुलह करवाने के लिए, पीस टॉक्स नेगोशिएशंस के मामले को एक बार फिर से बहाल करने के लिए इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इस महीने दौरा करेंगे, रूस का भी और यूक्रेन का भी, और इनविटेशन भी देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इनविटेशन है जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट लेकर आ रहे हैं रशिया और यूक्रेन, वो भी आपको बताऊंगा। और अमेरिका के जो सोल्जर्स हैं जो डोनेट्स्क ने गिरफ्तार कर रखे हैं, अमेरिका के जो 2 साबिक फौजी हैं, कैदी बनाया हुआ है उन्हें, और उनकी आने वाले दिनों में उन्हें बड़ी सज़ा भी सुनाई जा सकती है, तो उसके मामले पर भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में। थोड़ा सा मैं स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो आपको गुजारा करना पड़ेगा मेरी इस आवाज़ के साथ। रीसेंट अपडेट्स पर नज़र डाल लेते हैं। पहले एक तो लोहेंस्क के अंदर बहुत ज़्यादा शेलिंग और फायरिंग रिपोर्ट हुई। लोहेंस्क के बहुत इंपॉर्टेंट जो विलेजेस हैं वो रशिया ने कंट्रोल कर लिए, कैप्चर कर लिए। ना सिर्फ लोहेंस्क बल्कि खार्कीव का जो इंपॉर्टेंट शहर है, यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है, यहाँ पर यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने ये एडमिट किया कि 15 हलाकतें हो चुकी हैं खार्कीव के अंदर। रशिया, मॉस्को तेजी से आगे बढ़ रहा है। ईस्टर्न यूक्रेन के डिफरेंट शहर जिसमें लोहेंस्क, डोनेट्स्क, सेवरडोनेट्स्क और खार्कीव का इलाका शामिल है, वहां पर रशिया की फोर्सेस की पेशकदमी जारी है। और सदर्न यूक्रेन की अगर बात करें तो मिकोलाइव का जो इलाका है वहां पर आज 7 हमले रशिया की जानिब से किए गए। मिकोलाइव के बाद ओडेसा है, ओडेसा में गुज़िश्ता 2 रोज़ की अगर हम बात करें तो ओडेसा को भी टारगेट किया गया था रशिया की जानिब से। आज 119वें रोज़ कोई ओडेसा पर रशिया के हमलों की कोई खबर रिपोर्ट नहीं हुई। खैर, रशिया जो है वो ओडेसा के और फिर मोल्दोवा का जो इलाका है ट्रांसनिस्ट्रिया, उसके बहुत ज़्यादा करीब है। दोनों अतराफ से रशिया की फोर्सेस हमले कर रही हैं और यूक्रेन को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो रहा है। अजोट केमिकल स्टील वर्क्स, ये सेवरडोनेट्स्क के अंदर अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट जैसा ही एक प्लांट है, अजोट केमिकल स्टील वर्क्स। मैंने इसके हवाले से आपको बताया था। यहाँ पर 800 के करीब जो फौजी हैं यूक्रेन के, वो यहाँ पर छुपे बैठे हैं और उन्होंने दोबारा से देखा कि जैसे अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट में छुप कर बहुत दिन रेजिस्ट कर रहे थे यूक्रेन के ट्रूप्स, तो हम भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड अपना रख सकते हैं। तो अजोट केमिकल स्टील वर्क्स के अंदर अभी भी यूक्रेन के फौजी मौजूद हैं। उन्होंने कुछ सिविलियंस को भी ढाल बना रखा है अकॉर्डिंग टू मॉस्कोज ऑफिशियल्स, और उन्होंने ये कहा कि हम बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं, अपनी पोजीशंस लेकर बैठे हुए हैं उस केमिकल स्टील वर्क्स के अंदर, और हम इंतजार कर रहे हैं मॉस्को की फोर्सेस का। लेकिन जिस तरह से मॉस्को की पेशकदमी नजर आ रही है, तो आने वाले चंद दिनों में मॉस्को, रशिया जो है वो डॉनबास रीजन पूरे का पूरा रशिया कंट्रोल कर लेगा। अब दूसरी साइड पर मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन भी रुका नहीं है, पीछे नहीं हटा, बल्कि यूक्रेन की जानिब से भी निशाना बनाया गया रशिया को। रशिया का जो ऑयल प्लांट है उसे निशाना बनाया। मॉस्को के ऑफिशियल्स ने बताया कि 2 ड्रोन्स इस्तेमाल किए यूक्रेन ने हमारे ऑयल प्लांट को निशाना बनाने के लिए। आग लग गई लेकिन इतना बड़ा कोई नुकसान रशिया का नहीं हुआ, ना ही कोई कैजुअलिटीज़ जो हैं वो वहाँ पर रिपोर्ट हुई। लक्समबर्ग के जो सरबराह हैं वो पहुँचे आज कीव, यूक्रेन के दारुल हुकूमत। वहाँ पर उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। मुख्तलिफ इलाकों का जो दौरा करवाया जाता है यूक्रेन के सदर की जानिब से, वो उनका दौरा करवाया गया, जिनमें बोचा का जो इलाका है उसका भी दौरा करवाया गया। मुख्तलिफ इमारतें जो टूटी फूटी हैं वो दिखाई गई लक्समबर्ग के सरबराह को। मैं आपको ये बता दूं कि लक्समबर्ग जो है वो यूरोपियन कंट्री है और ये नेटो का मेंबर है, बल्कि फाउंडिंग जो 12 मेंबर्स हैं उनमें लक्समबर्ग जो है वो शामिल था। लक्समबर्ग की लोकेशन जर्मनी के साथ है लक्समबर्ग। तो सरबराह ने यहाँ आकर ये कहा इनके अवाम को, यूक्रेन के अवाम को, कि मैं यहाँ आकर सिर्फ मैंने आपको ये बताना था कि हम यूक्रेन के और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ हैं और आप डटे रहें। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। एक तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो हैं
وہ اس مہینے یعنی کہ یہ جو مہینہ ابھی چل رہا ہے جون کا مہینہ، اس مہینے وہ دورہ کریں گے رشیا کا بھی، یوکرین کا بھی، اور دونوں ممالک کے سربراہان سے ملاقات کریں گے۔ انڈونیشیا میں آپ کو بتا دوں کہ انڈونیشیا میں G20 گریٹ 20 جو کنٹریز ہیں ان کا سمٹ ہے نومبر میں، اسی سال نومبر کے اندر یہ سمٹ ہے، اور اس سمٹ میں رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کو تو ظاہر ہے انوائٹ کرنا تھا، وہ G20 کے ممبر ہیں، رشیا جو ہے وہ G20 گریٹ 20 کنٹریز کے اندر رشیا ہے، لیکن اس بار انڈونیشیا نے جو ہے وہ یوکرین کو بھی انوائٹ کیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی بھی G20 سمٹ سے خطاب کریں گے، اور اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ کیوں ولادیمیر زیلنسکی کو انوائٹ کیا گیا۔ اور رشیا کے صدر، یوکرین کے صدر، یہ دونوں ایک ہی جگہ پر بالی کے اندر انڈونیشیا میں یہ سمٹ ہوگا G20 کا، وہاں پر یہ دونوں موجود ہوں گے۔ لیکن رشیا کے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ کہا، پہلے ولادیمیر پوٹن نے کنفرمیشن دی تھی، انڈونیشیا کے صدر کو کنفرمیشن دی تھی کہ میں شریک ہوں گا اس G20 سمٹ کے اندر، لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو بھی انویٹیشن دیا گیا ہے، تو رشیا کے ترجمان نے اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ بتایا کہ ابھی ولادیمیر پوٹن کا کچھ کنفرم نہیں ہے کہ وہ G20 سمٹ کے اندر ورچولی شرکت کریں گے یا پھر انڈونیشیا جائیں گے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن، ان کا ابھی کنفرم نہیں ہے۔ اگر ولادیمیر پوٹن جاتے ہیں اور ولادیمیر زیلنسکی، تو وہاں پر یہ پہلی مرتبہ ہوگا اس جنگ کے بعد، ان کرائسس کے بعد، کہ دونوں ممالک کے سربراہان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں گے، جن کوششوں کے تحت انڈونیشیا کے جو صدر ہیں وہ پہنچیں گے رشیا اور یوکرین، اور یہاں پر وہ کوشش کریں گے کہ ان دونوں ممالک کے ساتھ اس حد تک بات کر لی جائے کہ دونوں ممالک راضی ہو جائیں کہ وہ انڈونیشیا میں انہیں بٹھا سکیں اپنی ثالثی میں۔ جیسے ترکی کردار ادا کر رہا ہے، اسی طرح اب انڈونیشیا بھی ایک تھرڈ پارٹی کے طور پر، ایک جو ثالث ہے اس کے طور پر سامنے آیا ہے، اور انڈونیشیا کے جو صدر ہیں ان کی کوششیں کس حد تک کامیاب ہوں گی وہ اس مہینے کے اینڈ تک پتہ لگ جائے گا۔ جو ان کی ملاقات ہونی ہے اس میں کیا نکلتا ہے وہ باہر آ جائے گا اسی مہینے کے دوران۔ سرگئی لیوروف جو رشیا کے فورن منسٹر ہیں وہ ابھی جا رہے ہیں انڈونیشیا، G20 جو فورن منسٹرز کا سمٹ ہے، جو کانفرنس ہے، اس میں شرکت کریں گے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف، اور وہاں پر مختلف ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان سے ملاقات کریں گے، جس میں ابھی تک جو نام دیا ہے رشیا نے اس میں چائنا اور ترکی کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان سے ملاقات سرگئی لیوروف کی طے ہے۔ اور انڈونیشیا کے صدر کے دورے کے بعد دونوں ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے درمیان انڈونیشیا میں کیا ملاقات ہو سکتی ہے، ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ نومبر میں ابھی کافی ٹائم ہے، نومبر تک یہ جنگ، یہ تنازعہ کیا کروٹ لے لے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ترکی بہرحال کوششیں کر رہے ہیں بات چیت کے لیے بھی، اور گرینز جو ویٹ، کارن اور سن فلاور آئل جو یوکرین کی پورٹس پر پڑا ہوا ہے اسے باہر نکالنے کے لیے ترکی کے وفد نے دورہ کیا، رشیا کا وہاں پر ملاقات کی، بات چیت کی، اور ترکی نے یہ کہا کہ ابھی بے نتیجہ ملاقات ختم تو نہیں ہوئی، ہم نے ملاقات جاری رکھنے اور مذاکرات کو آگے بڑھانے کی کوششوں کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا، اور دوبارہ سے ترکی اور رشیا کے آفیشلز کے درمیان پھر سے ملاقات ہوگی ویٹ، کارن اور سن فلاور آئل کے معاملے پر، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ جلد حل کر دیا جائے تاکہ کرائسس سے بچ جائے وہ ممالک جو کہ ڈیپینڈ کرتے ہیں رشیا اور یوکرین کی گندم پر۔ ابھی آپ کو لسٹ نظر آ رہی ہوگی، یہ وہ ممالک ہیں جو رشیا اور یوکرین کی گندم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، جس میں ترکی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس میں اسرائیل بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس میں کچھ افریقن کنٹریز بھی ہیں۔ یہ تمام ممالک جو ہیں وہ یوکرین اور رشیا کی جو گندم ہے اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو ترکی بہرحال کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ترکی جو ہے وہ بہت زیادہ گندم لیتا ہے ان ممالک سے، اور اگر ترکی یہ ڈیل کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یوکرین نے یہ کہا کہ ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ پر 25% ڈسکاؤنٹ پر گندم دیں گے آپ اگر ہماری پورٹ سے گندم باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ترکی جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے کسی طرح۔ امریکہ کے جو فوجی ہیں ان کے معاملے پر میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کے 2 فوجی جو کہ یوکرین میں لڑ رہے تھے ایز فورن فائٹرز، ویسے رشیا اور جو ڈونباس ریجن ہے وہ کہتے ہیں کہ مرسنریز ہیں جو کہ یوکرین میں لڑ رہے ہیں رشیا کے خلاف۔ تو 2 فوجی مارے گئے امریکہ کے، اور 2 فوجی پکڑے گئے۔ تو وہ جو فوجی ہیں انہیں، جو امریکہ کے فوجی ہیں 2، انہیں آنے والے دنوں میں سزا سنا دی جائے گی ڈانیس عدالت کی جانب سے، سزائے موت ہو سکتی ہے یا پھر عمر قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ تو امریکہ اس سلسلے میں بہت زیادہ کوششیں کر رہا ہے، لیکن دونوں ممالک کے آفیشلز کی جانب سے یہ اناؤنس نہیں کیا گیا، بلکہ ایک رپورٹ میں، انٹرنیشنل جریدے کی رپورٹ میں سامنے آیا، جو رشیا کی ایجنسی ہے اس کی ایک رپورٹ میں سامنے آیا کہ روس اور امریکہ کے آفیشلز کے درمیان بات چیت چل رہی ہے۔ ان 2 فوجیوں کی رہائی کے لیے امریکہ
सर तोड़ कोशिश कर रहा है, लेकिन रशिया ने अमेरिका के आगे रखे हैं कुछ मुतालबात। इन 2 फौजियों की रिहाई के लिए रशिया के जो मुतालबात हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया कि रशिया के मुतालबात जो हैं वो अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। इसलिए जो नेगोशिएशंस का प्रोसेस है, ये ऐसा लगता है कि सज़ा सुनाए जाने से पहले तक ये नेगोशिएशंस का जो प्रोसेस है वो बेनतीजा ही रहेगा, क्योंकि रूस ने कुछ मुतालबात रखे हैं अमेरिका के सामने और वो मुतालबात अमेरिका की जानिब से कोई पॉजिटिव आंसर्स उन मुतालबात पर सामने नहीं आ रहे। जो कैलिनिनग्राड का मामला है, जो लिथुआनिया ने रशिया के ट्रांजिट रूट को बंद किया, कैलिनिनग्राड जो रशिया का ओब्लास्ट रीजन है वहां तक के लिए, तो उस पर बहुत ज़्यादा सख्त स्टेटमेंट्स का तबादला हो रहा था दोनों ममालिक के दरमियान, लेकिन नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज खामोश थे। यूक्रेन की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि आप कौन होते हैं लिथुआनिया को कुछ कहने वाले। लिथुआनिया जो है वो आज़ाद मुल्क है, एक नेटो मुल्क है, वो कोई भी इकदाम कर सकता है। जब आप अपने गिरदोनवा के ममालिक पर हमले कर सकते हैं, उनके इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं, तो लिथुआनिया ट्रांजिट रूट क्यों बंद नहीं कर सकता? तो आप लिथुआनिया को डराना धमकाना बंद करें। तो खैर यूक्रेन की जानिब से तो ये कमेंट्स, ये स्टेटमेंट एक्सपेक्ट भी की जा सकती है कि यूक्रेन इसी तरह की स्टेटमेंट जारी करेगा, लेकिन नेटो ममालिक अमेरिका, बरतानिया ये खामोश थे। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के जो तर्जमान है नेड प्राइस, उनसे सहाफ़ी ने सवाल पूछ लिया कि लिथुआनिया ने ब्लॉक किया इंटरनेशनल, इनका एक मुआहिदा है दोनों ममालिक का, तो आप इस पर क्या समझते हैं, इस इक़दाम को आप कैसे देखते हैं? तो नेड प्राइस ने ये कहा कि वाशिंगटन जो है, अमेरिका, वो सपोर्ट करता है लिथुआनिया के इस इक़दाम को, और मैं इस मामले पर इससे ज़्यादा बात नहीं करूंगा कि रशिया जो कि जिसने इन्वेड किया यूक्रेन को और हमला किया यूक्रेन के ऊपर, तो जो भी इक़दामात रशिया के ख़िलाफ़ जो भी ममालिक कर रहे हैं अपने तय, वो बिल्कुल दुरुस्त है और वाशिंगटन उनको सपोर्ट करता है। रशिया की जानिब से भी, रशिया की जो तर्जमान है फॉरेन ऑफिस की, मारिया ज़खरोवा, उनसे सवाल किया गया रिपोर्टर की जानिब से कि आप धमकियां तो बहुत अच्छी लगा रहे हैं, स्टेटमेंट्स भी बहुत सख्त सामने आ रही हैं आपकी जानिब से कि हम यूं कर देंगे, हम वो कर देंगे, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, फलां। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, जो भुगतने पड़ेंगे लिथुआनिया को, वो सफारती होंगे या अमली होंगे? यानी कि सफारती कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं कि आपने सफारतकार को बुला लिया, एहतजाज कर लिया, या उनके सफ़ीर निकाल दिए, या इस तरह के जो सफारती रद्द अमल होते हैं वो दिया जाएगा, फिर कोई अमली इक़दाम लिथुआनिया के ख़िलाफ़ किया जाएगा? तो मारिया ज़खरोवा ने जवाब दिया कि प्रैक्टिकल, अमली होगा, डिप्लोमेटिक नहीं होगा। इससे ज़्यादा उन्होंने जवाब नहीं दिया। रिपोर्टर ने, सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि किस तरह का प्रैक्टिकल, तो उन्होंने इसका जवाब देने से गुरेज किया। बहुत सारे ऑप्शंस हैं रशिया के पास कि लिथुआनिया को वो प्रैक्टिकली जवाब दे सकते हैं, लेकिन कौन सा ऑप्शन रशिया की जानिब से सिलेक्ट किया जाता है, या फिर उससे कबल लिथुआनिया जो अपने इक़दामात हैं, जो पाबंदियां हैं, जो ऐलानात हैं, वो वापस ले लेगा, एक एज लेते हुए कि इस ओब्लास्ट रीजन का रशिया के साथ कोई लैंड बॉर्डर नहीं मिलता, कोई डायरेक्ट लैंड लिंक नहीं है, तो इसने रास्ते बंद कर दिए इस ओब्लास्ट रीजन के लिए। तो क्या लिथुआनिया ये फैसले वापस लेगा, या फिर जो मारिया ज़खरोवा ने कहा कि प्रैक्टिकली हम रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेंगे, उस रद्द-ए-अमल के आने से पहले क्या लिथुआनिया अपने इक़दामात, अपने फ़ैसलों को वापस ले लेगा? नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।